नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ श्रबित चौधरी। सबसे पहले पंजाब कांग्रेस से जुड़ी खबर। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पंजाब कांग्रेस दांव लगाती हुई नजर आ रही है। मिशन 2017 के लिए कैप्टन होंगे सीएम उम्मीदवार पंजाब कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने इस बारे में संकेत दिए हैं। पंजाब कांग्रेस कैंपेन कमेटी की अध्यक्ष हैं अंबिका सोनी, जिन्होंने इसके संकेत दिए हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब कांग्रेस की तरफ से सीएम उम्मीदवार होंगे। पंजाब कांग्रेस को सीएम उम्मीदवार मिल चुका है। पार्टी हाईकमान हालांकि आखिरी फैसला लेगा, लेकिन अंबिका सोनी ने इससे पहले कैप्टन का नाम आगे बढ़ा दिया है। आगे बढ़ते हैं। पठानकोट आतंकी हमले की जांच जारी है और अगले हफ्ते हो सकता है एसपी सलविंदर सिंह का लाई डिटेक्टर टेस्ट। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और एनआईए ने 5वें दिन भी की एसपी सलविंदर सिंह से पूछताछ। रसोई और दरगाह के संचालक से भी हुए सवाल जवाब, लेकिन एनआईए सलविंदर सिंह से पूछताछ से जो भी बात वो बता रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं है और लाई डिटेक्टर टेस्ट हो सकता है सलविंदर सिंह का। मनप्रीत बादल ने कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस जो है खुद को उत्साहित महसूस कर रही है, और दूसरी तरफ विरोधी पक्षों ने मनप्रीत पर सवाल खड़े किए। मनप्रीत की पतंग की डोर कांग्रेस के हाथ में जाते ही मनप्रीत और कांग्रेस अपनी ताकत को दुगना बता रहे हैं, तो विरोधियों ने इसको लेकर मनप्रीत और कांग्रेस पर निशाने लगाने शुरू कर दिए हैं। अकाली दल के मुताबिक समाज बदलने का दम भरने वाले मनप्रीत कांग्रेस की झोली में बैठ गए हैं और उनकी सच्चाई सामने आ चुकी है। बीजेपी इसको कांग्रेस के सहारे सियासत चमकाने की कोशिश करार दे रही है, तो आम आदमी पार्टी के मुताबिक मनप्रीत तो पहले ही कांग्रेसी थे। इस तरह के ਜਿਹੜੇ फैसले ਆ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਝੂਠੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। क्या कैप्टन साहब और राहुल गांधी जी जवाब देंगे कि पूरे हिंदुस्तान का अन्नदाता पंजाब का किसान का अगला मुद्दा कांग्रेस का उन्होंने सबसिडी बंद करना होएगा या मनप्रीत बादल जी ने यू टर्न लेता? मनप्रीत ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਖੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ। मनप्रीत ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ टिकट ਤੇ इलेक्शन लड़िया। मनप्रीत के कांग्रेस में जाने के साथ कांग्रेस को क्या फायदा होगा, मनप्रीत को इसका क्या लाभ मिलेगा, और दोनों के गठजोड़ के साथ विरोधियों को क्या नुकसान होगा के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। खैर, समाज और सिस्टम बदलने का दावा करने वाले मनप्रीत का ये बदलाव लोगों को कितना पसंद आता है, इसकी तस्वीर चुनावों में ही साफ हो पाएगी। चंडीगढ़ से नेहा सलारिया और अमृतसर से राजन गोसाई के साथ नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना। माघी मेले के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह और सीएम बादल की तरफ से केजरीवाल के बाहरी होने के सवाल के बाद पंजाब आम आदमी पार्टी के संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर ने इसका कड़ा जवाब दिया है। सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कैप्टन पर हमला बोलते हुए सोनिया गांधी की नागरिकता का मुद्दा उठाया। माघी मेले की राजनीतिक कॉन्फ्रेंस में बीजेपी, अकाली और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी हुई, लेकिन सभी के निशाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे। कैप्टन और मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल दोनों ने केजरीवाल पर बाहरी होने का आरोप लगाया, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से इसका तीखा जवाब आया है। पंजाब आम आदमी पार्टी के कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कैप्टन को नसीहत देते हुए सोनिया गांधी की नागरिकता पर ही सवाल खड़े कर दिए। केजरीवाल ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਟਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 100 ਵਾਰੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਆ। ਦੋਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। माघी मेले की राजनीतिक कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जहां पानी के मसले पर केजरीवाल को घेरा, तो मुख्यमंत्री बादल ने किसानों के मसले पर केजरीवाल की समझ पर सवाल खड़े कर दिए थे। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
केसरीवाल है, मैं कहना इत्थे लै आओ, आ खेत विखा दो, जिन्होंने पता भी आ फसल की है, आ की कणक है कि जौ है कि छोले है, इन्हें भी नहीं पता। माघी मेले में जंग का ऐलान हो चुका है। जैसे जैसे राजनीतिक पारा चढ़ेगा, तकरीर और ज्यादा तीखी होती जाएंगी, लेकिन बेहतर यह होगा कि तकरीर मुद्दों पर आधारित हो ताकि जनता सही नेता को चुन सके। नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना। नशे के मुद्दे पर एम्स के खुलासे के बाद सियासत गरमा गई है। विरोधी पार्टियां जहां सत्ता पक्ष को इस मुद्दे पर घेर रही हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष ने एम्स की इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। पंजाब के लिए एक बड़ी समस्या नशा, राज्य की राजनीति में एक गर्माता मुद्दा। और अब नशे पर एम्स की रिपोर्ट, और रिपोर्ट में 7500 करोड़ की हर साल पंजाब में खपत होने की बात। इस रिपोर्ट ने राज्य की सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया है। विपक्ष सरकार की कारगुजारी पर सवाल उठा रहा है और सरकारी नुमाइंदे एम्स की रिपोर्ट पर ही यकीन नहीं कर रहे। ਭਈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣਵਾ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਿ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਪਾਂ ਪਕੜੀਆਂ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ। सरकार बेशक रिपोर्ट को लेकर ही सवाल खड़े कर रही है, लेकिन विपक्ष के पास मौका था सरकार को घेरने का, और राजनीतिक दल उसे छोड़ भी कैसे देते। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना लगाया तो नेशनल ड्रग पॉलिसी बनाने की वकालत भी की। जो पाकिस्तान से आता है, गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं उसको, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये जो निकलती है थ्रू, इट हैज टू बी दी जो बॉर्डर्स हैं उनको BSF को अच्छी तरह ब्लॉक करना पड़े। दरअसल पाकिस्तान तो ये नशे नहीं आते, ये नशे जिहड़े है ये पंजाब च तैयार होंदे है, और जिहड़े नशे वेचदे है इन्हां दी पुश्त पनाई ये साडे पंजाब दे सियासी लीडर जिहड़े है रूलिंग पार्टी दे और कुछ आला अफसर है ये कराउंदे है। उधर सरकार बनने पर राज्य को 4 महीने में नशा मुक्त बनाने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी ने राज्य में फैले नशे के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार बताया है। नशा जिहड़ा असीं तां बहुत देर दा कहने आ कि नशा जिहड़ा ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਲੰਬਾ, JNK ਦਾ ਲੰਬਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਲੰਬਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਆਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ। पंजाब में नशे के मुद्दे को लेकर राजनीति पहले ही होती रही है और अब भी हो रही है, पर लेकिन एम्स की रिपोर्ट को आधार माना जाए तो मामला बेहद गंभीर नजर आता है, जिस पर राजनीति छोड़ कदम उठाने की जरूरत है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का एक्शन प्लान लॉन्च करेंगे। 1500 से ज्यादा स्टार्टअप्स इसमें हिस्सा लेंगे और कार्यक्रम में देश भर के IITs, IIMs, केंद्रीय यूनिवर्सिटीज, NITs को जोड़ा जाएगा। 27 दिसंबर को रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक्शन प्लान जो है वो लॉन्च करने की जानकारी दी थी। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये कार्यक्रम जो है, ये प्रोग्राम जो है आज लॉन्च करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में ई-बिज पोर्टल का उद्घाटन किया, साथ ही जापानी कॉल सेंटर का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम खट्टर ने कहा कि निवेशकों को सहूलतें जो है उनको ध्यान में रखते हुए ये सब कुछ हुआ है। हरियाणा में कई भाषाओं में भी कॉल सेंटर खुलेंगे। हरियाणा में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए हरियाणा ने एक और कदम बढ़ा दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में ई-बीज पोर्टल और जापानी कॉल सेंटर का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम खट्टर ने जापानी कंपनी के प्रबंधन निदेशक साइटो से जापानी भाषा में बातचीत भी की। निवेशकों की सुविधा के लिए सीएम खट्टर ने हरियाणा में उन्हीं की भाषा में कॉल सेंटर खोले जाने की बात भी कही। ई-बीज पोर्टल, इसका उद्घाटन और दूसरे देशों के साथ हमारा कम्युनिकेशन ठीक हो सके,
तो जापान का जो वहाँ के लोगों के साथ बातचीत करने का एक सेंटर हमने कॉल सेंटर इस टाइप से बनाया है। बल्कि हमारी तो इच्छा ये और रहेगी कि जिन देशों के और लोग भी यहाँ आना चाहेंगे और उनको कम्युनिकेशन में कठिनाई दिक्कत यदि आती है तो ऐसे और देशों की व्यवस्था भी हम कर सकते हैं। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सीएम खट्टर 17 जनवरी से चीन और जापान के दौरे पर होंगे। खट्टर ने कहा कि उनका पिछला साल का अमेरिका कनाडा दौरा बेहद कामयाब रहा और बड़ी संख्या में न केवल हरियाणा के प्रवासी भारतीय बल्कि भारत के अन्य राज्यों के प्रवासी भारतीय भी हरियाणा में निवेश के इच्छुक हैं। ये कह सकता हूँ कि हमारे अमेरिका और कनाडा के दौरे के बाद जो लोग मिले हैं विदेश से आकर के, सबने अपना एक विश्वास व्यक्त किया है कि नाउ हरियाणा इज नाउ डेस्टिनेशन। हम हरियाणा में आना चाहते हैं। केवल यानी एनआरआईज में हरियाणा से जुड़े एनआर नहीं, एनआरआई ही नहीं, आसपास के और प्रदेशों के एनआरआईज, उनको भी जब तुलना करते हैं तो हरियाणा उनको एक अच्छा डेस्टिनेशन लगता है। इस मौके पर प्रदेश के उद्योग मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी मौजूद रहे। उन्होंने ई-बीज पोर्टल और हरियाणा इंडस्ट्री की तरक्की के लिए सीएम की ओर से मिल रहे समर्थन के लिए मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा किया। ई-बीज पोर्टल एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एक इलेक्ट्रॉनिक बेस, जो दोनों ई जो है ये इलेक्ट्रॉनिक को भी इंडिकेट करता है और इजीनेस को भी इंडिकेट करता है। उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी की निरंतर पहल रही है। मैं उनका आज यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए उन्होंने समय दिया है, उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मार्च में गुड़गांव में हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन होना है और इस आयोजन के कामयाब होने के लिए सरकार जुट गई है। इस इन्वेस्टर मीट में हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश को बढ़ाया जाए, उस पर काम किया जा रहा है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। हरियाणा में मुआवजा बांटे जाने में बड़ा घालमेल सामने आया। जींद के खरेटी गांव में आरटीआई के तहत राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग से मिली जानकारी एक खेत में 2 फसलों को दिखा रही, यानी कई ऐसे किसानों को कपास की फसल खराब होने का मुआवजा मिला जिन्होंने कपास की फसल ही नहीं की थी। जींद के खरेंटी और गढ़वाली गांव में मुआवजा बांटे जाने में बड़ा घोटाला सामने आया है। खरेंटी के किसान सूरजमल नैन ने आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी कि साल 2014 में सूखे के कारण खरेंटी और गढ़वाली में किस किस मुरब्बा नंबर, खेवट नंबर और किल्ला नंबर जमीन पर कपास की फसल खराब हुई और किसानों को उसका कितना मुआवजा दिया गया। साथ ही सूरजमल नैन ने सिंचाई विभाग से भी जानकारी मांगी कि साल 2014 में किस किस जमीन पर किस किस फसल की बिजाई की गई। सिंचाई विभाग से मिली जानकारी राजस्व विभाग की जानकारी से मेल नहीं खा रही। सिंचाई विभाग से मिली जानकारी के तहत कई किसानों ने धान की फसल बिजाई थी और उन्हीं जमीनों पर राजस्व विभाग की ओर से कपास की फसल बताकर मुआवजा बांटा गया है। आरटीआई लगाने वाले शिकायतकर्ता ने मामले में प्रदेश स्तरीय जांच की मांग की है। तो करने वाले तथ्य सामने आए, उन किले नंबर मुरबे नंबर मतलब वो नहरी पटवारी धान दिखाता है, कहीं ईख दिखाता है, वो कपास दिखाता है, वो ज्वार बाजरा दिखाता है, वो कपास दिखाता है। तो इसमें बड़ा गोलमाल है। अगर सारी जांच सही आंकड़ों पर दे इसको उजागर किया जाए तो हमने सिर्फ 2 कामों की मांगे, मोटा मोटा ही है। अगर सही इसका ऑडिट किया जाए तो ये करोड़ों में घपला है। शिकायतकर्ता भले ही जांच की मांग कर रहे हों, लेकिन राजस्व विभाग का कहना है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। से पहले का केस है जी, मैं खेत में मौके पर ताड़ तोड़ करने नहीं गया। मेरे से पहले इसको मुआवजा मेरे गांव में मुआवजा बट भी लिया और दे भी दिया गया। कोई घोटाला नहीं जी, जिसका नुकसान हो गया उसको मिल गया, जिसको नुकसान नहीं हुआ उसको नहीं मिला जी, जिसका 25% से कम हो गया उसको भी नहीं मिला जी। सिंचाई विभाग की अपनी दलील है कि सिंचाई विभाग खुद को सही बता रहा है। उनके मुताबिक जिस जमीन पर धान था वहाँ धान ही दिखाया गया है। उन्होंने धान दिखाया और जमींदार के खेत में क्या लगा हुआ था, वहाँ भी तो जमींदार ये कहता है भी धान लगा हुआ था। नहरी विभाग भी धान दिखा रहा है तो नहरी विभाग तो ठीक हो गया और मुआवजा दिया है तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है, उन्होंने दिया है। वहाँ उन्होंने कहाँ से रिकॉर्ड लिया था, कहाँ से नहीं लिया था, ये इस बारे में तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट बता पाएगा। 2 विभागों की रिपोर्ट आपस में मेल नहीं खा रही। इससे इतना तो साफ है कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी हुई, लेकिन ये गड़बड़ी किसने की और इसमें कौन कौन शामिल है, इसकी तह तक जाना होगा। राजकुमार गोयल, जी मीडिया, चीन। आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व देश दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही गुरुद्वारों में साथ संगत का तांता लगा हुआ है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। गुरु की धरती अमृतसर से श्री हरिमंदिर साहिब की तस्वीर, आनंदपुर साहिब में
तख्त श्री केसगढ़ साहिब की तस्वीर और पटना से तख्त श्री पटना साहिब की तस्वीर, दिल्ली के रकाबगंज साहिब की ये तस्वीरें हैं। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरीके से श्रद्धालु आज गुरुद्वारों की तरफ उमड़ रहे हैं और गुरुद्वारों को सजाया गया है। प्रकाश पर्व है आज गुरु गोबिंद सिंह जी का। समूह संगतां नूं सतगुरां दी प्रकाश दिहाड़े दी बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई होवे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज अपनी पूरी मुसलमान कौम की तरफ से सरदार भाइयों को और पूरे पुंछ वासियों को मैं इसकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज ये जो गुरु गोविंद सिंह जी का पुंछ में जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, मैं इस शुभ अवसर पर अपने तमाम जो हमारे सिख भाई हैं सब बगैर किसी मजहब मिलत रंगो नस्ल, मैं दिल की गहराइयों से सबको मुबारकबाद देता हूँ। द्वारा श्री गुरु सिंह सभा विचों कटे गए ने बिना मजहब मिलत एक बहुत बड़ी संगत जिहड़ी है वो इस नगर कीर्तन में शामिल है। इस वक्त ये नगर कीर्तन जिहड़ा है अपने ट्रैडिशनल रूट तो होंदा होया डिग्री कॉलेज ग्राउंड दे विच पुज्जिया है, जिथे साडे निहंग दल दे जो बच्चे ने वो अपने शस्त्रां की जो प्रदर्शनी है वो कर रहे ने। तो आओ असी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की टीचिंग के नाल जुड़ सकीए। और बिहार के पटना साहिब से जी मीडिया संवाददाता साकेत ने तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारे में प्रकाश पर्व के उत्सव का जायजा लिया। गुरु गोविंद सिंह के 349वें प्रकाशोत्सव के मौके पर पटना साहिब गुरुद्वारे में काफी ज्यादा यहाँ पर देखिए आप सजावट की गई है। साथ ही साथ भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। देश विदेश से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और तमाम जो लोग हैं खास करके सिख समुदाय के लोग हैं उनकी आस्था बहुत ज़्यादा यहाँ पटना साहिब गुरुद्वारे से जुड़ी हुई है और वो लोग तमाम जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। ये मुख्य आपको मैं दिखाऊं जो गुरुद्वारे का जो मुख्य द्वार है, यहाँ आप देखिए किस तरह से जो लोगों का जो आने जाने का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू है। मैं आपको अंदर भी ले चलता हूँ और ग्रंथ जो है उसका दर्शन मैं आपको कराता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा भाव से, क्योंकि पटना साहिब गुरुद्वारे का जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा है। और गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बारे प्रकाश के उत्सव के बाद उनके इतिहास के बारे में बताएंगे और कथा विचार होगा। उसके बाद रात को फिर जब उनका जो जन्मदिन होता है रात के 1 बजे के बाद, उस वक्त फिर पूरी संगत सारी बैठ के उनके कीर्तन सुनते हैं और कथा विचार सुनते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, तो देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर जुटते हैं क्योंकि महत्व है, यहाँ का अपनी मान्यता है इस गुरुद्वारे की और इस लिहाज से तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। तो आज का पूरा दिन जो है वो कई कार्यक्रम हैं, साथ ही साथ शाम में या ये यूँ कहें रात में जो जन्मोत्सव मनाया जाएगा वो काफ़ी देखने लायक है और मनोरम दृश्य होता है क्योंकि आतिशबाजियाँ होती है, फूलों की वर्षा होती है। कुल मिलाकर पूरी तैयारी है और साथ ही साथ जो प्रशासन की भी चौकसी है वो यहाँ पर की गई है। कैमरा पर्सन महीप के साथ साकेत कुमार, जी मीडिया, पटना। और पटना के बाद अब आपको अमृतसर ले चलते हैं। अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब में जी मीडिया संवाददाता राजन गोसाई ने वहां पर जो भी सेलिब्रेशन चल रही है उसका जायजा लिया। दशम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व आज पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस समय हम हरमंदिर साहिब में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु यहाँ पर हो रहे हैं और देश और दुनिया में अमन और शांति की अरदास कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए एसजीपीसी की, तो एसजीपीसी की ओर से आज के दिन खास प्रबंध किए गए हैं। गुरु रामदास लंगर हाल में लंगर का प्रबंध किया गया। इसके अलावा दीवान जो है वो सजाए गए हैं और देर शाम को यहाँ पर अलौकिक आतिशबाजी का आयोजन किया जाएगा। उसके साथ ही दीपमाला भी की जाएगी। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।